नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 14 जनवरी मंगलवार। हम उपस्थित हैं आपके लिए आपका आज का करंट अफेयर लेके, जो कि विभिन्न भागों से संबंधित है। जो भूगोल का है उसमें लिखा हुआ है पहले से कि ये भूगोल से संबंधित है, अर्थव्यवस्था वाला अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऐसे करंट अफेयर मिलने से आपको लाभ ये होता है कि आपको पढ़ने समझने में आसानी होती है। आप उसको आसानी से अपने नोट्स में भी बना सकते हैं। आज की तिथि है माघ कृष्ण प्रतिपदा। मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अमृत स्नान है। पोंगल का भी त्योहार है। गंगा सागर मेला है। आज खरमास समाप्त हो रहा है। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। श्री राम भद्राचार्य जो हैं उनका आज जन्म दिवस भी है, इसलिए हमारा आज का दिन जो है बहुत खास रहने वाला है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा त्योहार है जो कि हर जगह मनाया जाता है। आप वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि जो करंट अफेयर है वो आपको पूरे समझ में भी आए और आगे आपके परीक्षाओं में मदद करें। पहला जो हमारा खबर है, पहले खबर पढ़ते हैं फिर समझते हैं। खबर क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित हिम कवच ने वास्तविक संचालन में सभी उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। अब इस खबर के बारे में जानते हैं। हिम कवच एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है जिसे +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। हिम कवच हिमालयी क्षेत्र में ठंडे मौसम की स्थिति में सैन्य अभियानों में उपयोगी होगा। हिम कवच से पहले भारतीय सेना द्वारा अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली का उपयोग किया जाता था। ECWCS डीआरडीओ की रक्षा फिजियोलॉजी और संबंध विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक 3 परत वाला पोशाक है। यह तापावरोधन और वाटर प्रूफिंग प्रदान करता है। इसमें बर्फीले और गैर बर्फीले दोनों इलाकों में छलावरण के लिए प्रतिवर्धी बाहरी परत शामिल रहती है। अब समझते हैं इस खबर के बारे में। किसने क्या बना दिया भैया? डीआरडीओ ने हिमकवच एक बनाया था। हिमकवच क्या है कि जिसे आप बर्फीली जगहों पर पहन के जा सकते हैं। आपको ये वहां के तापमान से सुरक्षा देगा। इसने क्या किया है, जो बनाया गया हमारा है, इसने सफलतापूर्वक सारे जो संचालन इनके टेस्ट जो होते हैं उनको इसने पास कर लिया है। हिम कवच की एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है जो +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। इसका ताप रेंज आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो कि 20 डिग्री पॉजिटिव से 60 डिग्री नेगेटिव, यानी बहुत ज़्यादा जब बर्फ पड़ रही हो वहाँ पर भी ये काम करता है। हिमकवच हिमालयी क्षेत्र में ठंडे मौसम की स्थिति में सैन्य अभियानों में उपयोगी होगा। हिमकवच से पहले भारतीय सेना द्वारा अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। पहले जो प्रणाली हमारे यहाँ चलती थी वो ECWCS वाली थी, अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली। अब उसकी जगह हिमकवच ने ले लिया है। हिमकवच कितने टेम्परेचर पर काम करेगा? +20 से -20 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ECWCS डीआरडीओ के रक्षा फिजियोलॉजी और संबद्ध विज्ञान द्वारा विकसित एक 3 परत वाला पोशाक है। इसकी जो 3 परतें हैं, 3 परतों में ये बना हुआ है। यह तापावरोधन और वाटर प्रूफिंग प्रदान करता है। इसमें बर्फीले और गैर बर्फीले दोनों इलाकों में छलावरण के लिए प्रतिवर्ती बाहरी परत। इसकी जो परतें हैं वही में मुख्य चीजें हैं जो इसकी रक्षा करती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रक्षा विभाग की तरफ से करंट अफेयर रहने वाला है। अगला समाचार है, भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग IMD 15 जनवरी को जो है 150 वर्ष पूरे करेगा। ये खबर है। पहले खबर पढ़ते हैं फिर इसके बारे में समझते हैं। 1875 में प्रांतीय ब्रिटिश सरकार ने संगठन की स्थापना की। हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड इसके पहले मौसम विज्ञान रिपोर्टर थे। 1864 के कलकत्ता चक्रवात और उसके ठीक 2 साल बाद आए उड़ीसा अकाल ने इसके गठन को गति दी है। संगठन का मुख्यालय शुरू में कलकत्ता में था। 1944 तक यह नई दिल्ली चला गया था। IMD 1949 में विश्व मौसम विभाग संगठन का सदस्य बन गया। वर्तमान में IMD 6 क्षेत्रीय
मौसम विज्ञान केंद्र और हर राज्य की राजधानी में एक मौसम विज्ञान केंद्र संचालित करता है। अब समझते हैं क्या है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD। 15 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है। 150 साल इनके पूरे हो जाएंगे 15 जनवरी 2025 को, यानी कल इनके 150 साल पूरे हो जाएंगे। 1875 में इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। हेनरी फ्रांसिस इसके ब्लैनफोर्ड इसके पहले मौसम विज्ञान रिपोर्टर थे। अब देखिए, पहली चीज हमसे पूछा जा सकता है कब बनाया गया था। पहले रिपोर्टर तो बहुत कम चांस से पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जा सकता है पहले रिपोर्टर कहाँ के थे, भारत के थे कि ब्रिटेन के थे। 1864 के कलकत्ता चक्रवात और उसके ठीक 2 साल बाद आए उड़ीसा अकाल ने इसके गठन को गति दी थी। इसका काम क्या होता है कि मौसम से संबंधित जानकारी देना, यदि कहीं पर कोई आपात आ रहा है तो उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। संगठन का मुख्यालय पहले कलकत्ता में था। 1944 में यह नई दिल्ली आ गया था। IMD 1949 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना था। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि ये विश्व मौसम विभाग संगठन का सदस्य कब बना, 1949 में। वर्तमान में इसके 6 केंद्र हैं। हर राज्य की राजधानी में एक मौसम विभाग केंद्र संचालित करते हैं। जो आपने सुना होगा खबरों में कि भाई बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा, ये यही विभाग देखता है, बताता है। अगली खबर हमारे लिए है भारत की कुल ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक वृद्धि है। दिसंबर 2024 तक कुल स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। 23 में जो थी वो 180.80 थी। कितनी क्षमता बढ़ी है? 28.64 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ी है। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, एक तो इसने वृद्धि किया है, 209 हुई है, वृद्धि कितने की है? 28.64 गीगावाट की वृद्धि की है। यह वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा और परिवर्तन में तेजी लाने और सुरक्षा को मजबूत करने के राजनीतिक प्रयासों का हिस्सा रहेगा। अब हमारे लिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और ये रहेगी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ने क्या किया है? 3.40 गीगावाट की एक तो इसकी बन गई है, कुल स्थापित क्षमता कितनी अब हो गई है? 48.16। बायो एनर्जी ने भी वृद्धि की है। इसकी स्थापित क्षमता दिसंबर 2023 में 10.84 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 11.35 गीगावाट तक हो गई है। यानी कुल मिला के हमारी नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो बढ़ा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम कहीं न कहीं से प्रकृति पर निर्भर होते जा रहे हैं, चाहे वो पवन ऊर्जा पर हो, बायो सीएनजी पर हो, बायो एनर्जी पर हो या सौर ऊर्जा पर हो। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगला भूगोल से टॉपिक रहेगा इंडोनेशिया का माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा और गर्म लावा निकला। इंडोनेशिया के माउंट ईबू में विस्फोट हुआ और 4 किलोमीटर तक गर्म लावा और धुआं निकला। माउंट ईबू हलमाहेरा द्वीप पर स्थित है। लावा 2 किलोमीटर तक फैल गया। यह ज्वालामुखी अभी भी दूसरे उच्चतम चेतावनी स्तर पर है। इबू इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 2024 में यह 2000 से अधिक बार फट चुका है। माउंट इबू प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जिसमें 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यह हल्मेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर एक स्ट्रेट वोल्केनो है। अब समझते हैं क्या हो गया भाई। इंडोनेशिया में क्या है? माउंट इबू ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ है माउंट इबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में। ये फट गया है। कहाँ तक इसका विस्फोट हुआ? 4 किलोमीटर तक इसने प्रभावित किया है क्षेत्र को। लावा जो इसका है 2 किलोमीटर तक गया है। अभी दूसरे उच्चतम चेतावनी स्तर पर है, यानी अभी वो चल रहा है। 2024 में 2000 से अधिक बार ये फट चुका है। यह इसके बारे में एक खबर और है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा रहेगा ये। इसमें 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं, कभी भी उनका दाब ताप बढ़ेगा और वो विस्फोट कर सकते हैं, आसपास के एरिया को प्रभावित कर सकते हैं। ये रहे आज के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपको यहाँ दैनिक करंट अफेयर हमेशा ऐसे दिया जाएगा।
और यदि आपको कोई सुझाव देना हो वो भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।